जय हिंद। देखिए, फ्रांस के जो सेक्रेटरी है इमानुएल बोन, वो भारत से आए हैं। क्या क्या समझौते हुए हैं, और अभी जो ट्रंप के बाद जब बाइडेन आएंगे तो इसके लिए भारत और ईरान के रिश्ते में क्या ऐसी अच्छाई आएगी, क्या प्रॉफिट देखने को मिलेगा कि कोई भी देश जो सेंट्रल एशिया का है वो पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह न देख के भारत द्वारा विकसित ईरान में चाबहार बंदरगाह की ओर देख रहा है। इसको हम लोग समझते हैं। फ्रांस में पिछले 2 सालों में जितने डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो इमानुएल मैक्रोन की सरकार है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं, जो एक इमानुएल बोन। जिस तरह से भारत में अजीत डोभाल की भूमिका होती है, वैसे इनकी भी भूमिका होती है। तो ये भारत दौरे पे हैं, अजीत डोभाल से भी मुलाकात किए और भारत के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात किए। इनका स्पष्ट कहना था कि किसी भी परिस्थिति में फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहेगा, चाहे चाइना अगर हिंद महासागर के एरिया में कहीं पे भी अगर कोई वायलेंस का काम करता है तो फ्रांस हमेशा उसके साथ रहेगा। इस दौरे से 2 और डिफेंस डील को भी फायदा मिलेगा। राफेल तो डील तो हो ही गया है। राफेल के बाद अब भारत सरकार जो है एक मीडियम कैटेगरी के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को देख रही है, जो 2 इंजन का होगा। अभी हमारे पास भी है, हरकुलियस है और C-17 ग्लोब मास्टर है, IL-76 है, इस सब टाइप के हैं सब। लेकिन ये काफ़ी पुराने हैं। हालांकि C-17 ग्लोब मास्टर तो अभी एकदम नया है और बहुत हैवी है, लेकिन कुछ मीडियम रोल के हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, उस पर अभी बातचीत चल रही है। दूसरा, एयरबस का हमें रिफ्यूलर टैंकर चाहिए जो हवा में पेट्रोल को भर सकता है। हमारे पास ऑलरेडी रिफ्यूलर है जो IL-76 का है, बट वो उसकी कैपेसिटी वो पुराना टेक्नोलॉजी का है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है, एक साथ 3-3 जहाजों में हवा से हवा में फ्यूल को भरने में सक्षम है। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि कम समय में हम 3-3 एयरक्राफ्ट को दोबारा रिफिल कर सकते हैं। धारा 370 हटने के बाद से चाइना जो है वो कश्मीर मुद्दे पे ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा था। वो इसे UN में उठाने की कोशिश भी किया, लेकिन फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इन्होंने स्पष्ट उस पर वीटो पावर कर दिया। वीटो UN की ऐसी पावर होती है, अगर उसने किसी ने वीटो कर दिया तो प्रस्ताव रद्द हो जाता है। हालांकि हमारे फेवर में कई देशों ने वीटो किया था, रूस ने भी किया था, ब्रिटेन ने भी किया था, लेकिन जो फ्रांस है वो एकदम डट के रहता, बिना किसी शर्त के किया था। कोई भी भारत को सुझाव वगैरह कुछ भी नहीं दिया था। अब ये लोग गुस्सा हो गए। आप ही लोग ने विरोध कर रहे थे कि फ्रांस के सामान का बहिष्कार करो, अपना राजदूत बुलाओ, था ही नहीं। कोई बात नहीं, अभी दिन ठीक नहीं चल रहा है आप लोग का, अच्छा हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन विरोध हर मैटर पर कर देते हैं, आप लोग को भी समझ में नहीं आता है। अब देखिए, इन लोग को भी समझना चाहिए, ईरान वालों को, कि ये लोग इस्लाम के नाम पे विरोध किए। अब भाई आपको हम जानकारी के लिए बता देते हैं, पता नहीं आप लोग न्यूज़ देखते हैं कि नहीं। चाइना में जो वीगर मुसलमान है सब, उन पर बहुत ज़्यादा चाइना जुल्म करता है, मतलब उन्हें पशुओं की तरह रख देता है जब मन। हालांकि अब चाइना में भैया वहाँ जैकमा जैसे बड़े लोगों का तो कोई गिनती नहीं, कहाँ उठा के फेंक देगा। तो ये वीगर मुसलमान की डेगची की मसाला है, इन पर जुल्म करता है। तो सोचिए, फ्रांस जो है इस मुद्दे को UN में उठाने जा रहा है। अब आप लोग को कम से कम इतना तो कम से कम समर्थन तो कर देना चाहिए, मतलब मुस्लिम के नाम पे विरोध कर सकते हैं। जब गलत किया तो अच्छा किया तो सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये नहीं होगा आप लोग से, हमको पता है। खैर कोई बात नहीं, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपका मर्जी, आप करिए या नहीं किए। तो फ्रांस उठा रहा है, हम लोग के लिए भी अच्छा है भैया, हम लोग को भी उठा लेना चाहिए मुद्दे को, क्योंकि हम लोग को कोई भी बहाना नहीं छोड़ना चाहिए चाइना को घेरने का। देखिए, लेमुआ कामकासा जैसे समझौते जो हम लोग ने अमेरिका से किया है, वैसे ही समझौते हम लोग बहुत ही जल्दी फ्रांस के साथ कर लेंगे। रीजन क्या है, फ्रांस का यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है रियूनियन आइलैंड। अगर हम ऐसा समझौता कर लेते हैं तो हम लोग फ्रांस की इस रियूनियन आइलैंड पे जो उसका नेवल बेस है वहाँ हम लोग आराम से आ जा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से अगर रियूनियन आइलैंड पे हम लोग हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का ऑलरेडी एजम्पशन आइलैंड पे हम लोग की बात चल रही है कि यहाँ पर हम लोग को लेना है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है एजम्पशन आइलैंड होगा या नहीं होगा यहाँ पर। तो इस एरिया में चाइना जो है, चाइनीज जो नेवी है वो अफ्रीका में इसी रूट से जाती है। तो यहाँ चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द होगा। और इन्होंने खुल के भी कह दिया कि जो आए हैं इमानुएल बोन, कि चाइना जो है वो समुद्री एरिया में जहां अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का उल्लंघन करेगा वहां हम लोग डट कर उसका विरोध करेंगे। तो ये अच्छा है हमारे लिए। एक्चुअली भारत की भूमिका इस बार पूरे जियोपॉलिटिक्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि UN के जो परमानेंट मेंबर होते हैं उनका तो कार्यकाल तो फिक्स होता ही नहीं, हो तो हमेशा रहेंगे, लेकिन जो टेम्प्रोरी अस्थायी उनका कार्यकाल कितना रहता है, 2 साल। तो 2021 से 2022 तक, ये 2 सालों तक भारत इसके अस्थायी सदस्यों की भूमिका में रहेगा। इसलिए हमारी तो भूमिका वहां रहेगी। और साथ ही साथ भारत को एक अलग जिम्मेदारी में दिया जा रहा है, काउंटर टेररिज्म काउंसिल जो है उसकी भारत को उसका मेंबर बनाया जा रहा है। अब ये काउंटर टेररिज्म काउंसिल क्या है, ये काउंसिल अधिकार देता है जो देश इसका मेंबर रहता है वो अपने देश की सीमा के बाहर भी अगर कोई देश उसके किसी अंतर्राष्ट्रीय के खिलाफ अगर कोई आतंकवादी घटना करता है तो उस पर वो प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे आप देखते होंगे ना, अमेरिका यहाँ बैठे बैठे कह देता है ईरान से कोई नहीं हथियार खरीद सकता है, कोई ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। ये
प्रतिबंध लगा सकता है, क्योंकि ईरान उसके खिलाफ टेररिज्म वाला काम करता है। तो अब हम भारत में भी बैठे बैठे हम लोग भी पाकिस्तान के किसी टेररिस्ट ग्रुप को या फिर इधर सीरिया वगैरह किसी टेररिस्ट ग्रुप को हम लोग उस पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही भारत ने पुरजोर तरीके से कहा है कि आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश को आपने अस्थायी अध्यक्ष नहीं बनाया है, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल का। हालांकि इस पर एक अलग से वीडियो बनाए हैं कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो आप जाके खोज के देख सकते हैं। आप वो हम पहले से बना दिए। अब देखिए भारत ने क्या कहा है कि भारत ने कहा है कि भैया हमको यूएन में परमानेंट सीट चाहिए। इसके लिए भारत ने G4 संगठन काफ़ी पहले से काम कर रहा है, जिसमें एक ब्राज़ील है, जर्मनी है, इंडिया है और जापान है। ये लोग कह रहे हैं कि हमें परमानेंट सीट चाहिए ही चाहिए। साथ ही इस बार भारत ने कहा है कि आप कैसे कह सकते हैं कि अफ्रीका जैसे विवादित देश में, अभी तो ये सबसे ज़्यादा आतंकवाद पीड़ित यही है, सब देख रहे हैं, कभी कोई किसान को मार दे रहा है, सोमालिया डकैती से है, गरीबी से जूझ रहा है, आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट है। मोरक्को कहता है कि सहारा नाम का कोई देश नहीं है, हमारा है। सोमालिया में इधर मार चलता है, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चलता है। रवांडा नरसंहार, एक देश के लोग दूसरे देश को काट मार के खा गए थे लोग, इतना खतरनाक ये एरिया था। और यहाँ एक भी परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है। हालांकि नीचे से जो अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, ये कह रहा था कि भाई हमें एक परमानेंट सीट चाहिए, लेकिन भारत ने एक नया दाव खेल दिया है कि देखिए मिडिल ईस्ट में मिस्र का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसको CBSE वाला इजिप्ट कहता है सब। तो मिडिल ईस्ट में मिस्र का काफ़ी दबदबा है, मुसलमान कंट्रियों में मिस्र का बहुत ज़्यादा दबदबा है। तो भारत ने इनडायरेक्टली कह दिया है कि अफ्रीका की समस्या को सॉल्व करने के लिए UN की जो सुरक्षा परिषद है उसमें 2 अफ्रीकी देश का कम से कम होना जरूरी है। तो 2 ही तो देश फेमस है इसमें, कौन कौन सा? एक साउथ अफ्रीका, इकोनॉमिक्स अच्छा है, और यहाँ से मिस्र को अगर मिला लेंगे तो मिडिल ईस्ट को हमारे से खुश हो जाएंगे। और होना भी चाहिए, इन लोग के पास एक भी नहीं है। जबकि यूरोप में देखेंगे तो 3-3 ठो वीटो पावर है, ब्रिटेन के पास, फ्रांस के पास और रूस के पास। रूस भी यूरोप का ही देश है, क्योंकि उसकी राजधानी जो है ना, कैपिटल, वो कहाँ आ जाती है? यूरोप में आ जाती है। यूराल पर्वत के इधर का एरिया जो 75% है, साइबेरिया, ये एशिया में आता है। यूराल पर्वत का इधर का एरिया यूरोप में कहलाता है, और इसकी राजधानी मॉस्को इधर आ जाती है। तो इसे यूरेशिया, यूरोप और एशिया का जंक्शन पॉइंट कहते हैं, इसे यूरोप का ही देश काउंट करते हैं। तो इतने छोटे में, और जबकि इनमें कोई खास विवाद भी नहीं है, 3-3 वीटो पावर है। हद है भैया, एशिया में 1 ठो बस चाइना के पास है। तो भारत इसकी सुधार की मांग बहुत जोर से कर रहा है। देखिए हम आपको बताए थे कि उज्बेकिस्तान चाबहार बंदरगाह को यूज करना चाह रहा है। अब उज्बेकिस्तान के बाद और कजाकिस्तान, जो सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा देश है, वो भी कह रहा है कि हम भी भारत से विनती करते हैं कि वो हमें चाबहार बंदरगाह का यूज करने दे। अब आप कहेंगे कि चाबहार में ऐसा क्या खासियत है? तो देखिए ईरान में कई ठो पोर्ट है, खोमैनी पोर्ट है, बसर पोर्ट है, बहुत बड़े बड़े पोर्ट हैं सब यहाँ पर, लगभग इधर इसके 6 बड़े पोर्ट हैं सब। लेकिन इस पर अमेरिका के कभी भी प्रतिबंध लग सकते हैं, कभी भी प्रतिबंध लग सकते हैं। और भारत ने जो चाबहार पोर्ट डेवलप किया है, इस पर कोई प्रतिबंध कभी नहीं लगेगा, क्योंकि इस पर प्रतिबंध लगाने का मतलब, चाबहार पोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का मतलब भारत से दुश्मनी ले लीजिए। और भारत अभी जानते हैं क्या हो चुका है। जिस तरह से सब्जी में प्याज की भूमिका रहती है ना, उसी तरह से पूरी दुनिया में भी भारत की भूमिका है। बिना इसके काम नहीं चलने वाले। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के पुरजोर विरोध के बावजूद भारत का ये चाबहार बंदरगाह खुला हुआ था। इसलिए ऊपर के तजाकिस्तान हो गया, कोई भी देश आ गया सर, वो भारत से कह रहे हैं सर कि हमें इसका एक्सेस दे दीजिए। अब आप खुद सोचिए कि मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा कंट्री है कजाकिस्तान। इवन कि पहले ये USSR का हिस्सा था। आप याद कीजिए कि हमारा पहला सैटेलाइट जो छोड़ा गया था आर्यभट्ट, वो हमारे खुद के PSLV से, श्रीहरिकोटा से नहीं छोड़ा गया था। हम लोग सैटेलाइट बना के रूस को दे दिए थे, और रूस ने अपना सैटेलाइट से छोड़ा था अपने रॉकेट से। आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि बैकानूर स्पेस स्टेशन कहाँ है? बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र, वो कजाकिस्तान में है, बैकानूर, वहां से छोड़ा गया था। बाद में 1991 में ये अलग हो गया। अब ये देश है, अब देखिए उज्बेकिस्तान कह ही रहा है, तजाकिस्तान भी कहने लगा, तुर्कमेनिस्तान भी कहने लगा। अब ये सब कह रहे हैं कि भैया हमें इस पोर्ट का एक्सेस दे दो। अब बात करते हैं इन्हें क्या फ़ायदा है और हमें क्या फ़ायदा है। पहले हम समझते हैं। देखिए इन लोगों के पास यूरेनियम, कॉपर, मिनरल, आयरन, पेट्रोलियम भरपूर है। तो हम लोग को सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, भैया यहाँ से यूरेनियम मिल जाएगा, हम लोग को यूरेनियम आराम से हो जाएगा। ये यूरेनियम से हमें बिजली आपूर्ति कर सकते हैं, और बिजली आपूर्ति बहुत ज़रूरी है कि भारत को बिना कोई बड़ा इंडस्ट्री बिना बिजली के हो ही नहीं सकता है ना। ऑनलाइन क्लास ले, आजकल के बिजली और ऑक्सीजन बराबर हो गए सब। 10 घंटा बिजली कहीं कट जाएगा ना, बड़े इंडस्ट्री में हाहाकार मच जाएगा। तो हम लोग यहाँ से ये ले सकते हैं। और इन लोग के लिए सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा कि भारत के दबाव के कारण कोई देश इन पर कभी भी प्रतिबंध नहीं लगाएगा। अब पाकिस्तान बेचारा टेंशन में है, वो ये सोच रहा है कि हम इतने अरमानों से अपना CPEC बनवाएं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अरबों खरबों का चाइना ने इनको कर्जा दिया, ये लोग सब कर्जा और जल लेके कहा कि ये सड़क बना दीजिए, ये पोर्ट बना लीजिए, सारे लोग आपके इस पोर्ट का यूज करेंगे, आप कमा कमा के राजा हो जाएंगे। बेचारा पाकिस्तान टेंशन में है कि भैया हमारे पास से कोई आ क्यों नहीं रहा है। तो 2 रीजन है।
पहला तो एक अफगानिस्तान अशांत एरिया है, दूसरा भाई साहब यहाँ पर कोई भी चाइना से बनाने वाला नहीं है, क्योंकि कब अमेरिका चाइना पे प्रतिबंध लगा देगा, इसलिए सर्टेनिटी है यहाँ पर। तो ये बहुत बेहतरीन है हम लोग के लिए। अब पाकिस्तान टेंशन में, या कर्जा भी ले लिया, कोई कंपनी भी नहीं आ रही है। और भारत का जो सबसे बड़ा सपना है कि हमें कहाँ तक, ये सेंट्रल एशिया तक पहुँचना है और यूरोप के मार्केट तक पहुँचना है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता है, भारत अपने सारे माल गोदाम जितनी भी चीज़ें आएंगी ईरान के चाबहार पे डंप करेगा, बाई ट्रेन अफगानिस्तान में, या यहाँ तक हम लोग यूरोप तक आराम से पहुँच सकते हैं, रसिया तक। तो ये हम लोग का एक बेहतरीन सपना पूरा हो जाएगा। अब बेचारा चाइना वन बेल्ट वन रोड सोचते रहो, सोच रहा वन बेल्ट वन रोड, हम लोग का तो बन के तैयार होने जा रहा है। अब धीरे धीरे सबकी मांग आ गई है और बढ़िया भी है। देखिए ये ऐसा नहीं है कि केवल ये लोग चाहते हैं, इवन यूरोपीय यूनियन वाले भी चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन वाले क्यों चाहते हैं? तो भाई देखिए, यूरोपीय यूनियन वाले, जब बराक ओबामा की सरकार थी तो यूरोपीय यूनियन वालों ने ईरान से समझौता किया कि भैया आप अपना यूरेनियम कार्यक्रम को रोकिए। तो इन्होंने समझौता मान लिया और ये यूरोपीय यूनियन के जितने देश थे इसमें करोड़ों करोड़ों का रुपया इन्वेस्ट कर दिया ईरान में। 2 साल बाद 2016 में ट्रंप जो आए थे, 16 में ट्रंप आए और उन्होंने ईरान पे प्रतिबंध लगा दिया। और ये प्रतिबंध लगाने की वजह से इन लोग का आधा पैसा अटक गया। अब वो फैक्ट्री आधी बनी हुई है तो पूरा पैसा अटका है। तो जो ये यूरोपीय यूनियन वाले हैं ये खुद चाहते हैं कि ट्रंप हट जाए और बाइडेन आएंगे तो ईरान में फिर से चालू हो जाएगा और इनका जो पैसा इन्वेस्ट है अरबों खरबों का रुपया वो फिर से वहाँ पे चालू हो जाएगा। हालांकि ट्रंप हार भी गए हैं, लेकिन ट्रंप ससुरा पगला गया, व्हाइट हाउस में फोर मचवा दिया, पूरी दुनिया में फजीहत हो गया। व्हाइट हाउस में घुस के फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे भाई साहब, हमको ये समझ में नहीं आता है कि वहाँ के संसद भवन में कैसे घुस गया सब। वहाँ पे सोचिए ना, कुछ सामान वामान चुरा के लेके जा रहा था। इसको देख रहे हैं CBSE बोर्ड वाले को, दुका भैंसा बन के घुसल है वहाँ पे, एक से एक ही नौटंकी करता है। सही सबका कोई समझे में नहीं आता। और पुलिस इन लोग के साथ 110% मिली हुई थी, हर अमेरिका की पुलिस। आप याद कर दिए जॉर्ज फ्लोयड को। जॉर्ज फ्लोयड जो थे इनके दबा कर मार दिया गया था मई के महीने में, याद है आपको? वहाँ पे हम वीडियो भी बनाए थे। क्या गलती थी? 60 रुपए की रिश्वत का इल्जाम था। 60 रुपए के लिए किसी काले चमड़े वाले को अमेरिका के लोग मार देते हैं रंग भेद के नाम पर। और एक कैंपेन चलाया जाता है। कौन सा कैंपेन भैया? आई कांट ब्रीथ, हम सांस नहीं ले पाते हैं। अमेरिका की पुलिस अगर किसी काले आदमी से थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो गोली मार देती है। लेकिन ये जो ट्रंप है, ये ट्रंप के भड़काने की वजह से इसने ट्विटर पे आग लगाया, फेसबुक पे बोला, लेकिन पुलिस आराम से बैठे रह गई। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, अगर ये काले लोगों की भीड़ रहती जो अमेरिका के मूल निवासी हैं, तब तक हजारों लोगों को यहाँ की पुलिस मार के गोली मार के रह जाती। तो ये पुलिस का दोहरा रवैया बहुत खराब होता है। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, अमीर आदमी है क्राइम करेंगे तो बच सकते हैं, गरीब है तो नहीं। लेकिन यहाँ से थोड़ा रंग का इफेक्ट पड़ता है। खैर ऐसा नहीं है, अगर भारत में गोरे लोग कहेंगे लोग ना कि हम गोरे हैं तो सोचो वह पिटा जाएगा सब। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर हम ही लोग के रंग के हैं, मंगरेला टाइप का, काला काला। खैर इस ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया, फेसबुक सस्पेंड कर दिया, हर जगह इसको कई जगह पे इसको रोक दिया गया। लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा अभी। हालांकि खैर फाइनली ये डिसीजन हो गया है कि भारत में अब ये अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार आएगी और जो बाइडेन की सरकार आते ही वो ईरान से लगे प्रतिबंध को हटा देंगे। और ये ईरान से लगा प्रतिबंध हटने से हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। वहाँ पर हमारे इंडस्ट्रीज बढ़ जाएंगे, रेलवे वहाँ पर हम लोग विकास करेंगे ताकि अफगानिस्तान तक हम लोग सुगमता से जा सकें। ईरान ने इसका बड़ा फायदा उठाया। ईरान ने बराक ओबामा के समय जो समझौता हुआ था उसमें कहा था कि वो केवल 5% तक यूरेनियम का इनरिचमेंट करेगा, जबकि परमाणु बम बनाने के लिए कम से कम 80% शुद्ध यूरेनियम होना चाहिए। 5% में बिजली बन जाएगा। अब ईरान ने घोषणा किया है कि वो 5% नहीं करेगा, 5% से बढ़ा के वो 20% तक शुद्ध यूरेनियम को रखेगा। अब दुनिया को ये दिखाने के लिए लग रहा है कि 5 से 20% है, परमाणु बम बनाने के लिए 80 चाहिए। अमेरिका, ईरान भी कर रहा है कि भैया 80% पे ना परमाणु बम बनता है, हम तो कितना बना रहे हैं, हम तो 20 बना रहे हैं। लेकिन भाई आप समझिए, जितना मेहनत, सबसे ज़्यादा मेहनत जो लगता है वो 20% तक आने में लगता है। यानी आपके परमाणु बम को बनाने का जो 95% मेहनत है वो यही है कि आप यूरेनियम को 20% शुद्ध कर लीजिए। बाकी और 5% मेहनत कर देंगे ना तो ये 80% में चला जाएगा, विस्फोट करा लेंगे वहाँ पे। यानी ईरान बड़े शांति से एक चाल चल रहा है कि जैसे जो बाइडेन शपथ लेंगे वो कहेंगे कि ठीक है भैया आप अपने प्रोग्राम को रखे रहिए, तो ईरान कहेगा ठीक है हम 20% तो कर रहे हैं, 20% रहने देते हैं। और उसके बाद जब मन चाहे ईरान महज कुछ महीनों में, 6 से 7 महीने में 20% से 80% करके बना लेगा वहाँ पे। तो ये बहुत शालीनता से ईरान चल रहा है। खैर हमको क्या मतलब है, ईरान से हम लोग की आज तक कोई दुश्मनी नहीं, हम लोग को तो और पेट्रोल मिल जाता है, हमको क्या जरूरत है दूसरे के झगड़ा में पड़ने का, हमको अपने से मतलब है। हम लोग के बॉर्डर पर लद्दाख में जो पेंगसो लेक है
उसके साउथ में ना भारत ने अपनी ऊंचाई पे पकड़ बना लिया था। हम आपको बताए थे कि चाइना उत्तरी एरिया में है, वहां पर नीचे पहाड़ी पे, हम लोग ऊंचाई के पहाड़ी पे, तो वहां एगो चाइनीज ऐसे ये जो पता नहीं कौन शकल का है, ये अंडा शकल का घूम रहा था। तो इस चाइनीज को रडार हो गया या फिर हमारे सैटेलाइट वगैरह से देखकर इसे पकड़ लिया गया। अब भारतीय सेना ने इन्हें क्या कर लिया, पकड़ लिया। अब प्रोटोकॉल के हिसाब से हमने इन्हें लौटाना पड़ता है। ये कहता है कि हम गलती से चले आए थे, और हालांकि ये सब जासूसी करने आया होगा कि भारत की तैयारी कैसे है, क्योंकि उधर जिनपिंग कहें कि चीन की सेना तैयार रहो, हम लोग की सेना भी तैयार थी, पकड़ लिया इसको यहाँ पर। अब भाई देखना है कि भारत क्या करते हैं। हालांकि कई भारतीय लोगों को चीन के बंदरगाह पर अवैध रूप से पकड़ लिया गया, तो भारत सरकार कह सकती है कि भैया तुम उनको छोड़ो तब हम इनको छोड़ेंगे। हालांकि यहाँ भारत ये कह नहीं सकता, लीगली ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में समझौता है कि जब हमारा या आपका कोई आदमी एक्सचेंज हो जाए तो आपको उसे आराम से लौटा दीजिएगा। तो ऐसे देखे होंगे चाइना ने भी लौटाया था, लेकिन 10 दिन टाइम लगा दिया था अरुणाचल प्रदेश के लोगों को। तो हमारा तो यही कहना है कि भाई साहब ये जो चाइनीज इधर आए हैं सब, ये जो एगो आ गया है, इसको भारत सरकार को कहना चाहिए कि तुम चाउमीन बनाओ और हमारी सेना को खिलाओ, क्योंकि चाइनीज चाउमीन बहुत अच्छा बनाते हैं। इस ससुरा का शकल देख रहे हैं, अंडा की तरह लग रहा है। भारत में रहता तो इसको देख के तो अगुआ भाग जाता, इसका ब्याह नहीं लग पाता यहाँ पे। खैर कोई बात नहीं, हम लोग इसे लौटा देंगे। खैर ये चाइना के लिए भी स्पष्ट संदेश है कि देख लो भैया हमारी तैयारी कैसी है, तुम्हारा ये नारियल छुआड़ा जो उधर से भेज रहे हो हम लोग उसको भी पकड़ ले रहे हैं, इसलिए गलती से भी मत आना, वरना हम लोग यहाँ तुम लोग से मार मार के ठंडी में चाउमीन खाएंगे। खैर आप आई होप आप इसे समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।